दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन। हम डिस्कस करेंगे जैसा कि टारगेट है हमारा यहाँ पे सीटेट जनवरी 2024 केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो कि हमारा चैनल है एग्जामिनेशन हब। यहाँ पर हम आपको सीडीपी की प्रैक्टिस करा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट आपके 12 कंप्लीट हो चुके हैं, ये आपका यहाँ पे 13 है। ओके, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। और जो फ्रेंड्स भी हमारे चैनल पर एग्जामिनेशन हब पर फर्स्ट टाइम आए हैं, सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपके लिए ये वीडियो है ना और ये कंटेंट यूज़फुल है तो ही, अदरवाइज़ नो। ओके, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए फिर यहाँ पे हम आपका बिना टाइम वेस्ट किए और सीधा अपनी प्रिपरेशन की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन रहता है कि विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। विकास, सब जानते हैं विकास जिसको कि हम डेवलपमेंट बोलते हैं, तो विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। क्या बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं? क्या विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है? या फिर जो निगेटिव है ना वो चूज़ करना है। फिर आनुवांशिकता विकास का एकमात्र कारण है, या फिर विकास निरंतर रूप से होता है। तो टैग वर्ड को यहाँ पे आपको पहचानना है। अब देखो, बिल्कुल हम पहले तो आपको बता दें कि विकास बच्चे में जो है सभी बच्चों में भिन्न भिन्न दरों से होता है, यानी कि डिफरेंट होता है, सभी में अलग अलग पाया जाता है। विकास अपेक्षाकृत क्रमिक कर्म से चलता है। ओके, ये बिल्कुल करेक्ट है। जैसे पहले आप गर्भावस्था में आपका होता है विकास, फिर आपका जब आपके यहाँ पे बर्थ हो जाता है शेषावस्था में होता है ना, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ऐसे ऐसे ही क्रम रूप से होता है। ये थोड़ा है कि गर्भावस्था से आप एकदम तुरंत किशोरावस्था पे चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। विकास आपका क्रमिक होता है, क्रम रूप से होता है। अगर यहाँ पे देखें, विकास निरंतर चलता रहता है बिल्कुल। लेकिन अनुवांशिकता विकास का एकमात्र, ये टैग वर्ड, एकमात्र अगर कहीं भी दिख जाए, रटना कहीं भी दिख जाए, इस तरीके के वर्ड आपके जो है टैग वर्ड आपको पहचान लेने हैं, और ये हमारे निगेटिव होते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? शारीरिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक या फिर नैतिक? तो मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक, ये जो ये यहाँ पे होती है, यानी कि तर्क, कल्पना, चिंतन, है ना, ज्ञान, संवेदना, समग्रता, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, प्रत्यक्षीकरण, बौद्धिक क्षमता, ये सब किसके अकॉर्डिंग आती है आपकी? ये सब आती है कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कथन और कारण का। अब आपको यहाँ पे पहला दिया हुआ है। ओके, तो देखते हैं, पहला हमारा यहाँ पे कथन है, फिर हम कारण देखेंगे। बच्चे केवल, टैग वर्ड देख लेना, औपचारिक स्कूली शिक्षा मूल्य और रीतियाँ ग्रहण करते हैं और इसके द्वारा ही कौशल बच्चों का सामाजिकरण सरल एवं रैखिक होता है ना। फिर यहाँ पे आर, यानी कि अब आपका यहाँ पे कारण, बच्चों का सामाजिकरण एक सरल व रेखीय प्रक्रिया है। तो हम देखें यहाँ पे केवल लग गया, तो टैग वर्ड ये आपको बिल्कुल पहचान लेना है क्योंकि ये गलत है। ओके, और बच्चों का सामाजिकरण एक सरल व रेखीय प्रक्रिया है, ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ना, वो बनेगा ए और आर, ये दोनों ही हमारे गलत ऑप्शन है। ओके, डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट बनेगा। जीन प्याजे के अकॉर्डिंग व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है? संतुलन, असंतुलन, आत्मसातकरण या फिर सामंजस्य? जीन प्याजे के अकॉर्डिंग व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है? तो वो लगा रहता है यहाँ पे निरंतर संतुलन, संतुलन की खोज करने में निरंतर लगा रहता है वो। ओके, जीन प्याजे सब जानते हैं, इन्होंने 4 यहाँ पे अपनी स्टेजेस बताई है जीन प्याजे ने, है ना, सब जानते हैं इनके बारे में। कहाँ से बिलोंग करते हैं? स्विट्ज़रलैंड से बिलोंग करते हैं। चलिए फिर अब हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता है? संवेदी गत्यात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण या फिर मूर्त संक्रियात्मक चरण? तो परिकल्पनात्मक और निगमनात्मक तर्क
अगर ये आपको वर्ड कहीं पर भी दिख जाए तो बिल्कुल यहाँ पे आपका ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा औपचारिक संक्रियात्मक चरण, यानी कि जो यहाँ पे हमारी लास्ट वाली स्टेज है ना 11 से एबो वाली, तो इसका सबसे बेस्ट आंसर यही होगा। देखो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और इन्होंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 जो है अवस्थाएं बताई। इसमें एक तो आपकी ये है संवेदी गत्यात्मक चरण, सबसे पहला है जो कि जन्म से 2 वर्ष तक के लिए है। फिर पूर्व संक्रियात्मक है जो कि 2 से 7, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष के लिए है, और फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से आगे तक के लिए। ओके, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है अमूर्त चीज़ों को यहाँ पे सोचना आरंभ कर देता है, अपने आसपास की चीज़ों को खोजना है ना, क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पे उसमें आ जाती है और अपनी समस्याओं का समाधान भी स्वयं करने लगता है। ओके, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे बेस्ट आंसर होगा औपचारिक संक्रियात्मक चरण। टैग आपको यहाँ पे पहचान लेना है। टैग वर्ड हमारा दिया होता है निगमनात्मक, यानी कि किस में आता है, ये आपका अमूर्त वाली में आता है। पियाजे की तीसरी अवस्था कौन सी है? देखो मैंने भी आपको बताया ना जीन पियाजे के बारे में, और मैंने भी आपको इनकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है कौन कौन सी यहाँ पे जीन पियाजे की हमारी अवस्था है ये भी मैंने आपको बताया है ना। तो बस अब आपको यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। पियाजे की तीसरी जो अवस्था है वो है मूर्त संक्रियात्मक, सबसे पहली संवेदी, दूसरे नंबर पर ये पूर्व संक्रियात्मक, थर्ड नंबर पर मूर्त और फोर्थ नंबर पर औपचारिक। ओके, इस तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हेंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत है। नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत जरूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं? सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, या फिर अच्छा लड़की अच्छी लड़का, है ना, या फिर कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण। तो इस प्रकार देखो आप यहाँ एक नाम आपने सुना होगा जो है कोहलबर्ग। बहुत ही फेवरेट स्टोरी रहती है कोहलबर्ग की, और भाई कोहलबर्ग जो है यहाँ पे नैतिक विकास सिद्धांत के बारे में बताते हैं। बहुत जाने माने यहाँ पे आपके मनोवैज्ञानिक हैं ये और बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इन्होंने एक यहाँ पे व्यक्ति था हेंज, इस पर इन्होंने सभी जो यहाँ पे मैन है ना इन पे ही अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। कहते हैं कि जो वुमेंस होती है, औरतें होती है, लेडीज़ होती है ना, उनमें तो यहाँ पे जो है इमोशंस नहीं होते हैं, तो ये जो होते हैं बॉयज़ भी होते हैं, जो मेंस इनमें होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हेंज नामक एक व्यक्ति था, इन्होंने बताया कि इस तरह से इनकी वाइफ बीमार पड़ जाती है ना, तो फिर इसके पास पैसे नहीं होता, डॉक्टर के पास जाता है तो बहुत पैसे बताता है इलाज के लिए, तो ये सोचता है कि मैं दवाई चोरी से, लोग फिर सोचता है चोरी करूँगा तो फिर मुझे सब बुरा समझेंगे ऐसे से, और अगर नहीं करूँगा तो मेरी वाइफ उधर मर जाएगी, तो फिर है ना इस तरीके की यहाँ पे इनकी स्टोरी है। तो ये आएगा आपका यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता के अकॉर्डिंग पूछा है। मैं यहाँ पे इसको पैसे चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत है, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे नैतिक तर्क के मामले में, यानी कि सोसाइटी के मामले में, कानून के मामले में, कि नहीं भाई ये गलत है ऐसे, है ना, पैसे नहीं चुराने चाहिए। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे भी होगा। चलिए फिर नेक्स्ट आता है ले वैगोत्स्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना गया है? मनोविश्लेषणात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यवहारवादी, या फिर सूचना पर संस्करण। इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन है, अब लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना जाता है? बिल्कुल ये सामाजिक सांस्कृतिक के बारे में सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं यहाँ पे, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। फिर नेक्स्ट, लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है? नकारात्मक पुनर्बलन, प्रतियोगिता, भाषा, और या फिर आनुवांशिक विन्यास। लेओ वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता यहाँ पे दी जाती है? तो वो है भाषा। देखो नकारात्मक पुनर्बलन ये इनका नहीं है यहाँ पे,
प्रतियोगिता भी नहीं, अनुवांशिक विन्यास ये नहीं, सी हाँ भाषा पे इन्होंने जोर दिया है। कहते हैं कि इनका ये मानना है कि भाषा प्राप्त करने से बच्चा अपने उच्च मानसिक कार्य को जो है यहाँ पे बेस्ट तरीके से कर सकता है, और विकास पर भी भाषा के प्रभाव पर इन्होंने जोर दिया है। वैगोत्स्किन के अकॉर्डिंग बच्चे जो है आत्मनिर्देशन के लिए खुद से बात करते हैं, और अपने सामाजिक जो सांस्कृतिक सिद्धांत है इसमें इन्होंने भाषा के 3 चरण भी बताए हैं। ठीक है, एक तो इन्होंने बताया है सामाजिक भाषा, एक निजी भाषा, एक आंतरिक भाषा, इस तरीके से। ओके, ये बहुत ही फेमस है यहाँ पे भाषा के मामले में, ये जाने जाते हैं, बताते हैं। शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है? रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर, रटने से लेकर गतिविधि आधारित शिक्षा तक कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर, खोज अधिगम से व्याख्यान विधि की ओर, और लचीले पाठ्यक्रम से मानकीकृत। देखो मानकीकृत कहीं पर भी आ जाए ना ये वर्ड, बिल्कुल निगेटिव रहता है, ये निगेटिव वर्ड रहता है ये हमारे पेडागोजी में। और भाई खोज अधिगम से व्याख्यान की तरफ जाएंगे, ये बिल्कुल निगेटिव नहीं, ऐसा थोड़ा ही ना करना है। अच्छा, रचनात्मक मूल्यांकन से आप जो है योगात्मक मूल्यांकन की तरफ जाएंगे, नहीं, ये भी निगेटिव है। हाँ, रटने से लेकर गतिविधि आधारित शिक्षा तक कंठस्थ स्मरण से आप क्रिया आधारित अधिगम की ओर जाएंगे, यानी कि रट्टाफिकेशन की और। ठीक है, आप बढ़ रहे हैं ना, तो रट्टाफिकेशन को पीछे छोड़ते हुए हम क्रिया आधारित अधिगम की ओर बढ़ेंगे। इस तरीके से हमारा यहाँ पे बी आंसर करेक्ट होगा, यही हमारा बाल केंद्रित शिक्षा के अकॉर्डिंग आएगा। ओके शायद ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है, कोई नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अपना। हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के बारे में विचारों के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि बुद्धि का सर्वोत्तम प्रकार है। दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता संगीतीय बुद्धि कहलाती है। बुद्धि के 3 प्रकार है, विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक, व्यवहारिक। हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विविध स्तर निहित करता है। इस तरीके से हमारा यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा ना, देखो अब हार्वर्ड गार्डनर ये बुद्धि के बारे में बताते हैं अपने विचार। क्या तार्किक गणितीय बुद्धि बुद्धि का सर्वोत्तम प्रकार है? चलो भाई कह सकते हैं हाँ, लेकिन इनका ये मानना है हार्वर्ड गार्डनर का कि भाई यहाँ पे हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धि रखता है, और उसमें विविध स्तर इसमें निहित करके रखता है ना। इंडिविजुअल हैज़ वेरिड लेवल ऑफ डिफरेंट इंटेलिजेंस, सभी बंदे में यहाँ पे विभिन्न प्रकार की बुद्धि क्षमता पाई जाती है। ओके, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ये नहीं कि यहाँ हमारे अंदर सिर्फ 3 प्रकार की बुद्धि है या फिर 2 प्रकार की बुद्धि है ना, या फिर गणित समझने के लिए ही बुद्धि है या फिर संगीत के लिए बुद्धि नहीं। एक बंदा अगर यहाँ पे एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसके साथ साथ में उसमें संगीत में है ना, उस चित्र में संगीत, चित्रकला, संगीत, एक्स्ट्रा के जो भी यहाँ पे होते हैं, गेमिंग वगैरह, तो भाई सभी चीज़ों में। और भाई जैसा गर्ल्स भी देखो कितना करती है भाई, स्कूल्स का भी है ना, और फिर घर का भी, तो क्या बिना बुद्धि के घर का वर्क हो जाता है? नहीं, है ना, ऐसा नहीं होता। एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मुखीकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर देखते हैं यहाँ पे कारण क्या दिया हुआ है। निजी भाषण बच्चों के विकास को सुगम बनाता है। तो आपको देखना है कि कथन सही है या फिर कारण। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है, और ये भी करेक्ट है, यानी कि यहाँ पर जो है ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से प्रचुर अवसर प्रदान किए जाए। तो भाई समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना है, इनमें सबसे इम्पोर्टेंस किसको देंगे हम? विषय वस्तु का कंठस्थीकरण, अध्यापिका के निष्क्रिय अनुसरण हेतु, विविध जानकारियों की पुष्टि करने हेतु, या फिर किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करना। तो बिल्कुल यहाँ पे हमारा जो 14 का करेक्ट आंसर बनेगा। देखो यहाँ पे आप किस तरह दिए हुए हैं, तो यहाँ चूज करना है। देखो विषय वस्तु एवं कंठस्थीकरण, कंठस्थीकरण वर्ग कहीं जाता है, कट कर दो। अध्यापिका के निष्क्रिय अनुसरण हेतु कट कर दो।
विविध जानकारी की पुष्टि करने हेतु, चलो सही है। किसी समस्या पर अब सारे चिंतन करना, चलो ये भी सही है। तो यहाँ पे 3 और 4 ये ऑप्शन हमारे सही है, बाकी तो गलत है। तो यहाँ पे डी में दिया हुआ है 3rd और 4 बिल्कुल करेक्ट है। ओके, इस तरीके से हमारा 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट है, एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका किस पर जोर देती है? रचनावाद मूल्यांकन पर, मानकीकृत मूल्यांकन पर, फिर मानक संदर्भित मूल्यांकन पर, या फिर योगात्मक मूल्यांकन पर। तो हम यहाँ देखें, जो संरचनावादी कक्षा होती है इसमें अध्यापिका किस पर जोर देती है? तो भाई ये देती है सबसे ज़्यादा जोर, देखो मानकीकृत कहीं पे जाता है तो निगेटिव, मानक शब्द निगेटिव, योगात्मक शब्द निगेटिव, तो बिल्कुल कौन सा बचा? फॉर्मेटिव असेसमेंट बचा हमारा, रचनात्मक आकलन ये बेस्ट होता है। इसमें जो है ये बच्चा जो है इसमें खुद से करता है और भाई यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग एक्टिव रह के, तो ये बेस्ट होगा रचनात्मक मूल्यांकन। ओके, इस तरीके से फ्रेंड्स ये हमारे 15 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको बहुत ही बेस्ट लगा होगा ये सेशन। अगर बेस्ट लगा है तो जल्दी से भी आप जो है चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपके लिए बेस्ट है। हाँ, मैं आपके लिए कल पूरा मॉडल पेपर लेके आऊँगी, इसका CDP का पूरे 30 क्वेश्चन लेके आऊँगी, हर ऑल सभी यहाँ पे ओके सब्जेक्ट्स के। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक शेयर। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय।